हेलो बच्चों, सो आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेल पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 3 का टॉपिक है। उसमें हम फिर कॉम्बिनेशंस भी पढ़ेंगे सेल सीरीज़ में और पैरेलल में। ठीक है, सीरीज़ और पैरेलल थोड़ा सा लंबा चलेगा, खास तौर से पैरेलल। तो पहले हम समझते हैं सेल क्या है। सेल जब हम लेकर आते हैं तो उसमें होता है हमारा, मान लीजिए मैं एक सेल लेकर आया हूँ और उसकी जो बैटरी उस पर लिखा है 5 वोल्ट, लेकिन जब मैं उसे घड़ी या रिमोट में डालता हूँ तो वो मुझे जो पोटेंशियल है ना थोड़ा कम देता है। मान लीजिए इतना कम दिया और मैं कितने लेके आया था, 5 वोल्ट का लेके आया था, लेकिन उसने मुझे, जब मैंने उसे मेजर किया तो 5.87 आया। तो क्वेश्चन ये उठता है ये 0.13 कहाँ गया। ये 0.13 जाता है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस में। ये जो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, इस इंटरनल रेसिस्टेंस में क्या होता है भाई तुम्हारा, ये सेल के अंदर ही इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके अंदर चैप्टर 3 है शायद, 4 तो काइनेमेटिक्स है, केमिकल काइनेमेटिक्स। तो 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक थिनर होता जाता है, एक थिकर होता जाता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें। तो उसके अंदर कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। वो इंटरनल रेसिस्टेंस जब रोल प्ले नहीं करता जब तक वो एक सर्किट के अंदर ना जाए। जैसे ही हम उसको एक सर्किट में कंप्लीट करते हैं तभी इंटरनल रेसिस्टेंस भी अपना रोल प्ले करने लग जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे कि हमने किरचॉफ लॉ यूज़ किया था कि टोटल ईएमएफ इज इक्वल्स टू IR प्लस में दूसरा जो होगा वो वाला, तो वही मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। ठीक है, या हमारा जो सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि सीरीज़ में हमारा पोटेंशियल अलग अलग होता है, करंट सेम होता है, तो पोटेंशियल को इक्वेट कर दिया और टोटल ईएमएफ के इक्वल पुट कर दिया। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस से मैंने आपको एक डिफरेंस बताया हुआ है। ईएमएफ क्या होता है आपका, ईएमएफ होता है एक, जब तक कि वो ओपन सर्किट में है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक मिसनोमर है, जैसे स्टारफिश फिश नहीं होती, ठीक है, जेलीफिश फिश नहीं होती, वो एक एक्नियोडर्म में आता है, अलग कैटेगरी में आती है। ये एक मिसनोमर है, जो बोलते कुछ है लेकिन मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, इसी तरह से ईएमएफ एक फोर्स लगता है लेकिन ये फोर्स होता नहीं है, ये एक पोटेंशियल ही होता है, वो पोटेंशियल जो ओपन सर्किट में हो। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल, जो ईएमएफ होगा वो पोटेंशियल से हमेशा ज़्यादा होगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ब्रैकेट में स्टार लगा के मैं लिख रहा हूँ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, इस बात को याद रखना, चार्जिंग में उल्टा हो जाता है। अब क्या हुआ, ये हमारा जो ईएमएफ होगा ये पोटेंशियल, इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल प्लस में ये वाला पोटेंशियल, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे IR प्लस IR। यहाँ से मेरा आई मैंने कॉमन ले लिया, R प्लस R, तो आई आ गया E अपॉन R प्लस R। एक तो ये आ गया मेरा। दूसरा, इस IR को मैं V भी लिख सकता हूँ। यहाँ से मेरा E माइनस IR V आ गया, या V मेरा E में से ये इंटरनल रेसिस्टेंस वाला पोटेंशियल माइनस कर दूँ तो ये मेरा पोटेंशियल अक्रॉस द रेसिस्टेंस आ गया। यहाँ तक बात आ गई समझ? अगर ये हमें बात समझ आ गई है तो अब हम आगे चलते हैं और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। देखो भाई, सेल्स इन सीरीज़ में, तो सेल्स इन सीरीज़ में क्या होगा, एक का पॉजिटिव टर्मिनल अगले के नेगेटिव से जुड़ेगा, उसका पॉजिटिव टर्मिनल अगले से नेगेटिव से जुड़ेगा, तो इस तरह से जुड़ता जाएगा। तो सीरीज़ में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेल सिर्फ आपका इतना सा होता है और सेल को कंबाइन कर देते हैं तो ये सीरीज़ में आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्यों कनेक्ट करते हैं, किसी में हम सेल्स को सीरीज़ और पैरेलल में हम इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमें करंट या वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ना, बड़ी टॉर्च में बड़ा सेल लगाओगे, राइट। अब देखो मैं 2 सेल ले रहा हूँ, एक ये सेल है, इसका अपना इंटरनल रेसिस्टेंस मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है और इसका अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है। 2 सेल है और उनको मैं कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इन 2 सेल को मैंने कंबाइन किया। फॉर फर्स्ट सेल E1, ये E1 है और यहाँ से यहाँ तक मेरा E2 है, ये E1 है, ये E2 है। तो 2 सेल को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB लिख रहा हूँ मैं। तो तुम्हें याद हो VAB लिखते थे हम, VA माइनस VB लिखते थे, पोटेंशियल ऑफ A माइनस में पोटेंशियल ऑफ B, जैसे वेक्टर्स में लिखते थे ना, वही चीज़ है ये। ऐसे ही मैंने क्या किया, VA माइनस VB, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, E माइनस IR, तो E1 माइनस में IR1। ऐसे ही मैंने E2 के लिए लिखा VBC इक्वल्स टू VB माइनस VC इक्वल्स टू E2 माइनस में IR2, और दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो देखो मैंने ऐड किया, VA माइनस में VB प्लस में VB माइनस में VC इक्वल्स टू E1 माइनस IR1, और यहाँ पे प्लस में E2 माइनस IR2।
तो यहाँ से VB से VB कट गया, तो ये आ गया VA माइनस में VC इक्वल्स टू E1 प्लस में E2 माइनस में I R1 प्लस में R2। ठीक है, तो मैं आगे लिखता हूँ इसको। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन आई है, ये हमने यहाँ पर मैंने ऐसी की ऐसी लिख दी। अब हम मान लेते हैं इस E1 प्लस E2 की जगह मैं E इक्वलेंट मान लेता हूँ, और इस R1 प्लस R2 की जगह मैं R1 प्लस R2 की जगह मैं R इक्वलेंट मान लेता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ VA माइनस VC इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस R इक्वलेंट। तो E इक्वलेंट आ गया मेरा E1 प्लस E2 और R इक्वलेंट आ गया R1 प्लस R2। मतलब जब मैं EMF को जोड़ते जाऊँगा तो मेरा E मेरा इंक्रीज होता जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, और मेरा जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो भी एडअप होते जाएगा। तो अगर मैं इन्फानाइट के ले लूँ तो मेरा E1 प्लस E2 प्लस E3 n टाइम्स हो जाएगा, और R1 प्लस R2 प्लस R3 भी n टाइम्स हो जाएगा। तो उसको भी हम अभी देख लेते हैं। अब हमने केस क्या लिया है कि n सेल्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज़ में। ठीक है, तो n सेल्स को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया, तो ये EMF 1 ले लिया, EMF 2 3 4 इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और सबका रेसिस्टेंस R1 R2 R3, और सभी का रेसिस्टेंस हमने R ले लिया, और सभी का हमने EMF E ले लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस में R R R R करके NR हो गया, और इफेक्टिव EMF क्या हो गया, E n टाइम्स NE हो गया। तो I क्या हो जाएगा, इफेक्टिव EMF अपोन में टोटल R, NE अपोन में R प्लस NR। तो ये हमारा केस कब होगा, जब हमारे क्या है n सेल्स कनेक्ट हो गए हैं सीरीज़ में। तो ये हमारा ये फॉर्मूला बनकर आ गया बाहर। ठीक है, और केस 1 ले लेते हैं, अगर R हमारा NR से काफ़ी बड़ा है तो क्या होगा, हमारा I इतना हो जाएगा NE अपोन में R, उसको हम इग्नोर कर देंगे NR को। केस 2 ले लेते हैं, अगर R हमारा NR से काफ़ी छोटा है तो हम क्या करेंगे, R को इग्नोर कर देंगे, NR आ जाएगा, और I फिर से हमारा E/R एक सेल के ही बराबर आ जाएगा करंट। तो यहाँ तक बात समझ आई। इसमें जो मेन फॉर्मूला है वो हमें क्या याद करना है कि जो E इक्विवेलेंट आता है सीरीज़ में वो होता है E1 प्लस में E2 प्लस में E3 एंड n टाइम्स, और हमारा जो R इक्विवेलेंट आता है वो आता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3 एंड इन्फिनाइट टाइम्स। ठीक है, और I हमारा क्या बन जाता है, I इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट अपोन में जो बाहर का रेसिस्टेंस लगाया है प्लस में जो इंटरनल रेसिस्टेंस है R इक्विवेलेंट आया है जो हमारा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इन्फिनाइट वाला केस आया ना, ये इन्फिनाइट वाला केस जब आया जब n सेल्स हैं, सभी का EMF बराबर है, R बराबर है, तब हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। नहीं तो हमारा मेन फॉर्मूला ये वाला है, हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है जी, चलो इसको कीजिए, फिर हम अगली क्लास में करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन।